कहानी की शुरुआत होती है मॉन्यूमेंट वैली की ऊंची ऊंची चट्टानों से, जहां 5 लोग क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। इनमें से 3 लोग एक ही फैमिली से होते हैं, फादर रॉयस गैरेट, उनकी बेटी एनी और उनका बेटा पीटर। रॉयस एक एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर होता है, इसलिए एनी और पीटर भी बचपन से क्लाइंबिंग सीख चुके होते हैं। इनके साथ 2 और क्लाइंबर्स भी होते हैं, लेकिन वे रॉयस जितने एक्सपीरियंस्ड नहीं होते। सभी लोग धीरे धीरे चट्टान पर ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी और ऊपर सीधी खड़ी चट्टान। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी आगे चढ़ रहे दोनों क्लाइंबर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। उनके पैर फिसलते हैं और वे सीधा नीचे गिरने लगते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि 5 लोग एक ही रोप से जुड़े हुए थे। जैसे ही वे दोनों गिरते हैं, उनके वेट का झटका बाकी तीनों पर भी पड़ता है। अगले ही पल रॉयस, पीटर और एनी भी चट्टान से खिंच जाते हैं। अब 5 लोग हवा में लटके हुए होते हैं। उनकी जान सिर्फ एक रोप और ऊपर लगी एक छोटी सी हुक पर टिकी थी, लेकिन वह हुक 5 लोगों का वेट संभालने के लिए काफी नहीं थी। हवा तेज चल रही होती है और हुक धीरे धीरे चट्टान से बाहर निकलने लगती है। तभी नीचे लटके हुए दोनों क्लाइंबर्स की रोप टूट जाती है। वे दोनों सीधा गहरी खाई में गिर जाते हैं। अब रोप पर सिर्फ रॉयस, पीटर और एनी बचे होते हैं। एक पल के लिए लगता है कि शायद अब वेट कम हो गया है और तीनों बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऊपर लगी हुक अभी भी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। रॉयस तुरंत समझ जाते हैं कि अगर कुछ सेकंड्स में वेट कम नहीं हुआ तो हुक पूरी तरह निकल जाएगी और तीनों नीचे गिर जाएंगे। रॉयस एनी से कहते हैं कि वह अपने पास वाला क्लाइंबिंग क्लैंप चट्टान की दरार में फंसा दे। अगर क्लैंप लग जाता तो रोप को सपोर्ट मिल जाता। एनी पूरी ताकत लगाकर दरार तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, बॉडी हवा में झूल रही होती है, लेकिन दरार उसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी। एनी बार बार कोशिश करती है, लेकिन क्लैंप उस जगह तक नहीं पहुंच पाता। अब रॉयस समझ जाते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। रॉयस सबसे नीचे लटके हुए होते हैं। उनके ऊपर पीटर होता है और पीटर के ऊपर एनी। रॉयस जानते थे कि अगर उनका वेट हट जाए तो पीटर और एनी की जान बच सकती है, इसीलिए वह पीटर से कहते हैं कि नाइफ निकालो और मेरी रोप काट दो। ये सुनते ही पीटर के होश उड़ जाते हैं। एनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और पीटर को ऐसा करने से रोकती है। पीटर अपने पिता को नीचे देखता है, फिर एनी को देखता है। उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वह रोप ना काटे और तीनों मर जाएं, या फिर वह अपने फादर की रोप काट दे और एनी के साथ बच जाए। रॉयस बार बार पीटर से कहते हैं कि जल्दी करो, वरना तुम दोनों भी नहीं बचोगे। आखिरकार पीटर कांपते हाथों से नाइफ निकालता है। एनी पीछे से चिल्ला रही होती है। पीटर की आंखों में आंसू होते हैं और फिर वह अपने फादर की रोप काट देता है। अगले ही पल रॉयस नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं। उन्होंने अपनी जान देकर अपने दोनों बच्चों को बचा लिया। इस हादसे के बाद पीटर और एनी की जिंदगी बदल जाती है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। अब पीटर माउंटेन क्लाइंबिंग छोड़ चुका होता है। वह नेशनल जियोग्राफिक के लिए फोटोग्राफर बन गया था, लेकिन अपने फादर की मौत का गिल्ट आज भी उसके साथ था। उसे लगता था कि उसके हाथों उसके पिता की जान गई। दूसरी तरफ एनी ने क्लाइंबिंग नहीं छोड़ी। वह अब एक फेमस माउंटेनियर बन चुकी थी और बड़े बड़े मिशंस पर जाती थी। एक दिन पीटर को पता चलता है कि K2 पर एक बड़ी एक्सपीडिशन होने वाली है। K2 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन कई क्लाइंबर्स इसे एवरेस्ट से भी ज्यादा डेंजरस मानते हैं। यहाँ वेदर कभी भी बदल सकता है और ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी बहुत कम हो जाती है। पीटर को जब पता चलता है कि एनी भी इस एक्सपीडिशन में शामिल है, तो वह उससे मिलने K2 बेस कैंप पहुंच जाता है। लेकिन जब पीटर और एनी आमने सामने आते हैं तो दोनों के बीच खुशी नहीं होती। एनी आज भी पीटर को अपने फादर की डेथ के लिए जिम्मेदार मानती थी। पीटर भी यह बात समझता था, इसलिए दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी बनी हुई थी। अब पीटर को एनी की एक्सपीडिशन के बारे में पता चलता है। इस मिशन को फंड कर रहा था एलियट वॉन नाम का एक बहुत अमीर बिजनेसमैन। एलियट ने हाल ही में एक एयरलाइन कंपनी खरीदी थी। उसका प्लान था कि जब वह K2 की चोटी पर पहुंचेगा, उसी टाइम उसकी एयरलाइन की पहली फ्लाइट पहाड़ के ऊपर से गुजरेगी। यानी ये एक्सपीडिशन उसके लिए सिर्फ क्लाइंबिंग नहीं, बल्कि एक बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था। एक्सपीडिशन शुरू होने से एक रात पहले बेस कैंप में पार्टी चल रही होती है। सब लोग खुश होते हैं और अगले दिन समिट के लिए एक्साइटेड होते हैं। तभी वहां मॉन्टगोमरी विक नाम का एक आदमी आता है। विक बहुत एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर था और K2 को अच्छी तरह जानता था। विक सीधा एलियट के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर ऊपर वेदर खराब हो गया तो तुम क्या करोगे। एलियट कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि उसके पास बेस्ट वेदर एक्सपर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से कोई खतरा नहीं है। लेकिन विक उसे वार्निंग देता है कि माउंटेन का वेदर किसी की रिपोर्ट से कंट्रोल नहीं होता। अगर स्टॉर्म आ गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
एलियट उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। वह अपने पैसे और प्लानिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा था। विक समझ जाता है कि एलियट अपनी ईगो में अंधा हो चुका है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह एलियट की टीम K2 की तरफ चढ़ाई शुरू करती है। टीम में एनी भी होती है और उनके साथ टॉम मैक्लेरन नाम का एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर भी होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है। टीम धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचते हैं सांस लेना मुश्किल होने लगता है। चारों तरफ बर्फ, तेज ठंड और खतरनाक रास्ते दिखाई देते हैं। अब टीम करीब 26,000 फीट की हाइट पर पहुंच चुकी थी। तभी बेस कैंप से रेडियो मैसेज आता है। नीचे मौजूद वेदर टीम बताती है कि एक डेंजरस स्टॉर्म तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। टॉम तुरंत कहता है कि उन्हें वापस लौटना चाहिए, लेकिन एलियट पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि वे टारगेट पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं है और स्टॉर्म शायद दिशा बदल सकता है। एनी और टॉम दोनों जानते थे कि आगे जाना खतरनाक है, लेकिन एलियट के प्रेशर की वजह से टीम आगे बढ़ती रहती है। नीचे बेस कैंप में पीटर बिनोक्यूलर्स से अपनी बहन को देख रहा होता है। उसे अपने फादर वाला हादसा याद आने लगता है। वह डर जाता है कि कहीं इस बार वह एनी को भी ना खो दे, और फिर वही होता है जिसका डर था। ऊपर अचानक वेदर पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ बर्फीला तूफान फैल जाता है। हवा इतनी तेज चल रही होती है कि क्लाइंबर्स ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बर्फ उनके चेहरे पर लग रही थी और सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। एनी, टॉम, एलियट और बाकी क्लाइंबर्स किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हर स्टेप उनके लिए खतरनाक हो चुका था। तभी अचानक एनी के पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे की तरफ फिसलने लगती है। उसके नीचे दो चट्टानों के बीच एक गहरी क्रेवास होती है। एनी सीधा उसी क्रेवास की तरफ गिरने लगती है। चूंकि पूरी टीम एक ही रोप से जुड़ी हुई थी, एनी के गिरते ही बाकी क्लाइंबर्स भी जोर से खिंच जाते हैं। टॉम सभी को अपने आइस एक्स जमाने के लिए कहता है। वे लोग किसी तरह खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ पल के लिए एनी रोप से लटकी रहती है। उसकी जान सिर्फ उस रोप पर टिकी होती है, लेकिन तभी रोप एक नुकीले पत्थर से रगड़ खाने लगती है। एनी ऊपर देखती है और अगले ही पल रोप टूट जाती है। एनी गहरी बर्फीली दरार में गिर जाती है। किस्मत से वह जिंदा बच जाती है, लेकिन अब वह ऐसी जगह फंस चुकी थी जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। ऊपर स्टॉर्म और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बाकी क्लाइंबर्स अभी एनी तक पहुंच भी नहीं पाते कि तभी पहाड़ के ऊपर से एक भयानक आवाज आती है। टॉम ऊपर देखता है और उसे एक बहुत बड़ी एवलांच उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड्स में बर्फ का वह तूफान पूरी टीम पर टूट पड़ता है। क्लाइंबर्स खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एवलांच की ताकत के सामने कोई कुछ नहीं कर पाता। बर्फ और पत्थर सबको अपने साथ बहा ले जाते हैं। अब सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं, एनी, एलियट वॉन और टॉम मैक्लेरन, लेकिन वे भी सुरक्षित नहीं थे। एवलांच के बाद तीनों एक गहरी क्रेवास के अंदर फंस जाते हैं। ऊपर से दरार पूरी तरह बर्फ और आइस से बंद हो चुकी थी, यानी वे लोग पहाड़ के अंदर जिंदा दफन हो चुके थे। नीचे अंधेरा था, ठंड बहुत ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी और बाहर किसी को ठीक से पता भी नहीं था कि वे लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं। बेस कैंप में सभी लोग रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सबको लगने लगता है कि शायद पूरी टीम एवलांच में मर चुकी है, लेकिन पीटर हार नहीं मानता। वह बार बार सिग्नल चेक करता है। उसे उम्मीद थी कि एनी अभी भी जिंदा हो सकती है। तभी क्रेवास के अंदर एनी को मॉर्स कोड का आइडिया आता है। उसके पास डायरेक्टली बात करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह एक छोटे पत्थर और मेटल पीस से सिग्नल भेजना शुरू करती है। पहले बेस कैंप में किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर इक्विपमेंट पर हल्का सिग्नल डिटेक्ट होता है। पीटर ध्यान से सुनता है और उसे समझ आता है कि यह मॉर्स कोड है। यह सिग्नल एनी भेज रही थी। अब पीटर को पता चल जाता है कि एनी जिंदा है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास टाइम बहुत कम था। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इतनी हाइट, इतनी ठंड और इतनी कम ऑक्सीजन में ट्रैप्ड क्लाइंबर्स ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उनके पास मुश्किल से 36 घंटे हैं। अब पीटर फैसला करता है कि वह खुद ऊपर जाकर एनी को बचाएगा, लेकिन K2 पर ऐसे वेदर में रेस्क्यू मिशन करना आसान नहीं था। कोई भी क्लाइंबर आसानी से तैयार नहीं हो रहा था। तभी एलियट वॉन की कंपनी अनाउंस करती है कि रेस्क्यू मिशन में शामिल होने वाले क्लाइंबर्स को बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड की वजह से कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन पीटर जानता था कि K2 को सच में समझने वाला क्लाइंबर चाहिए। तभी उसे मॉन्टगोमरी विक की याद आती है। विक वही आदमी था जिसने एलियट को पहले ही वार्निंग दी थी
वह K2 को अच्छी तरह जानता था। पीटर हेलीकॉप्टर से विक के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। पहले विक साफ मना कर देता है। वह कहता है कि इस वेदर में ऊपर जाना सुसाइड के बराबर है, लेकिन पीटर हार नहीं मानता। वह विक को अपने फादर रॉयस की याद दिलाता है। रॉयस का नाम सुनकर विक थोड़ी देर चुप हो जाता है। आखिरकार वह रेस्क्यू मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। अब रेस्क्यू टीम बनाई जाती है। इस टीम में पीटर, विक, मोनिक ओबर्टीन और कुछ और क्लाइंबर्स शामिल होते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ऊपर क्लाइंब नहीं करना था, उन्हें उस आइस वॉल को भी तोड़ना था जिसके नीचे एनी, टॉम और एलियट फंसे हुए थे। इसके लिए आर्मी से नाइट्रोग्लाइसरीन एक्सप्लोजिव्स लाए जाते हैं। नाइट्रोग्लाइसरीन बहुत डेंजरस एक्सप्लोजिव था। हल्का सा झटका, गर्मी या डायरेक्ट सनलाइट भी उसे ब्लास्ट कर सकती थी, इसलिए रेस्क्यू टीम को हर स्टेप बहुत संभल कर रखना था। दूसरी तरफ क्रिवास के अंदर एनी, टॉम और एलियट की हालत खराब होती जा रही थी। टॉम घायल था और एनी भी कमजोर हो रही थी। उनके पास थोड़ी सी मेडिसिन थी जिससे इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में मदद मिल सकती थी, लेकिन एलियट उस मेडिसिन को शेयर नहीं करना चाहता था। वह बस अपनी जान बचाना चाहता था। उसे टॉम की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एनी उसकी हरकत देखकर समझ जाती है कि एलियट अपनी सर्वाइवल के लिए किसी को भी मरने दे सकता है। इधर पीटर, विक और बाकी रेस्क्यू टीम K2 पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। बर्फीली हवा उनके चेहरे काट रही थी। हर कदम पर खतरा था और उनके बैग्स में रखे नाइट्रोग्लाइसरीन एक्सप्लोसिव्स किसी भी पल फट सकते थे। लेकिन पीटर के दिमाग में बस एक ही बात थी, इस बार वह अपनी बहन एनी को बचाकर रहेगा। अब रेस्क्यू टीम को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हर ग्रुप के पास नाइट्रोग्लाइसरीन होता है ताकि ऊपर जमी हुई बर्फ और आइस को ब्लास्ट करके एनी की लोकेशन तक पहुंचा जा सके। दूसरी तरफ क्रिवेस के अंदर एनी, टॉम और एलियट की हालत खराब होती जा रही थी। अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी, ऑक्सीजन कम हो रही थी और टॉम की हालत सबसे ज्यादा बिगड़ चुकी थी। एनी उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि रेस्क्यू टीम जरूर आएगी, लेकिन एलियट को टॉम की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर बार बार मेडिसिन पर जा रही थी। उनके पास डेक्सामेथासोन नाम की मेडिसिन थी, इसीलिए वह एलियट को बताए बिना टॉम को अपना इंजेक्शन दे देती है। टॉम को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही एलियट को यह बात पता चलती है, वह गुस्से में एनी पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि उसने मेडिसिन वेस्ट कर दी। एनी को अब साफ समझ आ चुका था कि एलियट सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। इधर ऊपर रेस्क्यू टीम आगे बढ़ रही होती है। रास्ता बहुत खतरनाक था, चारों तरफ बर्फ थी और हर कदम पर स्लिप होने का डर था। तभी एक एक्सप्लोजिव कंटेनर डैमेज हो जाता है। पहले किसी को समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद उसमें से नाइट्रोग्लाइसरीन लीक होने लगता है। जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है, अचानक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। धमाका इतना तेज होता है कि पूरा इलाका हिल जाता है। बर्फ और पत्थर चारों तरफ उड़ने लगते हैं। रेस्क्यू टीम के कुछ मेंबर्स वहीं मारे जाते हैं। पीटर खुद को संभालता है और मिशन आगे बढ़ता है। ब्लास्ट की वजह से पुराने आइस का एक हिस्सा टूट जाता है। इसी दौरान विक की नजर बर्फ से बाहर निकले एक हाथ पर जाती है। जैसे ही फेस सामने आता है, विक बिल्कुल शांत रह जाता है। वह बॉडी उसकी वाइफ की होती है। विक पिछले कई सालों से इसी माउंटेन पर अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। उसे आज तक उसका बॉडी नहीं मिला था, लेकिन अब उसकी वाइफ उसके सामने फ्रोजन हालत में पड़ी थी। विक उसके पास बैठता है। वह उसकी फिंगर से वेडिंग रिंग निकालता है और उसे अपने लॉकेट में रख लेता है। तभी पीटर को वहां एक मेडिकल किट दिखाई देती है। उस किट को देखकर विक को एक बड़ा सच समझ आता है। कुछ साल पहले जब विक की वाइफ इसी माउंटेन पर स्टॉर्म में फंसी थी, तब एलियट वॉन भी उसके साथ था। एलियट ने खुद को बचाने के लिए उसकी मेडिसिन ले ली थी और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। अब विक को समझ आ जाता है कि उसकी वाइफ सिर्फ स्टॉर्म की वजह से नहीं मरी थी, एलियट ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सच जानकर विक के अंदर एलियट के लिए गुस्सा भर जाता है। अब उसके लिए यह मिशन सिर्फ रेस्क्यू मिशन नहीं रहा था, उसे एलियट से अपनी वाइफ की मौत का जवाब भी चाहिए था। दूसरी तरफ क्रिवास के अंदर रात हो चुकी थी। एनी की हालत कमजोर होती जा रही थी। वह किसी तरह रेडियो पर पीटर से बात करती है। एनी बहुत कमजोर आवाज में पीटर से कहती है कि वह वापस लौट जाए। वह कहती है कि शायद वे सुबह तक जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन पीटर उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वह बस थोड़ा और रुके, क्योंकि वह उसके पास पहुंचने वाला है। इसी बीच एलियट एक और घटिया हरकत करता है। एनी कुछ देर के लिए बेहोशी जैसी हालत में होती है और टॉम भी बहुत कमजोर पड़ा होता है। एलियट धीरे धीरे टॉम के पास जाता है। वह एक सिरिंज उठाता है, लेकिन इस बार उसमें मेडिसिन नहीं होती, उसमें सिर्फ एयर होती है। एलियट टॉम को वही एयर फिल्ड इंजेक्शन लगा देता है। टॉम की सांसें अटकने लगती हैं और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। एलियट ने टॉम को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि मेडिसिन कम लोगों में बंटे और उसके खुद के बचने के चांसेस बढ़ जाएं। जब एनी को होश आता है तो वह टॉम को डेड देखती है। फिर उसकी नजर खाली सिरिंज पर जाती है। अब उसे सब समझ आ जाता है। एनी एलियट की तरफ देखती है। अब उसे पता चल चुका था कि वह एक ऐसे आदमी के साथ फंसी है
जो अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है। तभी ऊपर से हल्की हल्की आवाजें आने लगती हैं। क्रिवास की सीलिंग से बर्फ के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। एनी ऊपर देखती है। पीटर और विक अब उनकी लोकेशन तक पहुंच चुके थे। ऊपर रेस्क्यू टीम लास्ट एक्सप्लोसिव सेट करती है। सबको पता था कि अगर ब्लास्ट थोड़ा भी गलत हुआ तो नीचे फंसे लोग भी मर सकते हैं, इसलिए सब बहुत केयरफुल होते हैं। फिर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट किया जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और ऊपर जमी हुई आइस टूटने लगती है। धीरे धीरे क्रिवास का रास्ता खुल जाता है। पीटर तुरंत नीचे उतरता है और आखिरकार वह एनी तक पहुंच जाता है। एनी अपने भाई को सामने देखकर इमोशनल हो जाती है। पीटर भी उसे देखकर राहत की सांस लेता है। लेकिन रेस्क्यू अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी क्रिवेस में एलियट भी जिंदा था और अब विक भी नीचे उतर चुका था। विक की नजर एलियट पर पड़ती है। ये वही आदमी था जिसने उसकी वाइफ को मरने के लिए छोड़ा था, और यही आदमी टॉम की मौत की वजह भी बना था। विक चाहे तो एलियट को वहीं छोड़ सकता था, लेकिन वह उसे रोप से बांध देता है ताकि उसे भी बाहर निकाला जा सके। अब ऊपर मोनिक रोप कंट्रोल कर रही होती है। पीटर एनी को संभालता है और उसे ऊपर भेजने की तैयारी करता है। एनी अभी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन अब उसके बचने की उम्मीद दिख रही थी। धीरे धीरे रोप खींची जाती है और एनी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक क्रिवस के अंदर की बर्फ और पत्थर फिर से टूटने लगते हैं। एक्सप्लोजन की वजह से वह जगह पहले ही कमजोर हो चुकी थी। अब नीचे की पूरी सरफेस हिलने लगती है। पीटर तुरंत समझ जाता है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। वह ऊपर मोनिक से जल्दी रोप खींचने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वे लोग एनी को ऊपर निकाल पाते, नीचे का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है। अगले ही पल सिचुएशन फिर से वैसी ही बन जाती है जैसी 3 साल पहले हुई थी। पीटर ऊपर एक कमजोर जगह पर लटका होता है। उसके नीचे रोप पर एनी होती है। एनी के नीचे विक होता है और सबसे नीचे एलियट वॉन लटका होता है। रोप पर 4 लोगों का वेट आ चुका था। ऊपर लगी सपोर्ट धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। पीटर पूरी ताकत लगाकर रोप को पकड़े रहता है, लेकिन उसके हाथ फिसलने लगते हैं। उसे वही पुराना हादसा याद आने लगता है। उस समय नीचे उसके फादर रॉयस लटके हुए थे और आज नीचे विक और एलियट लटके हुए थे। पीटर घबराकर चिल्लाता है कि कोई रोप मत काटना। वह फिर से किसी को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन विक समझ चुका था कि अगर वेट कम नहीं किया गया तो पीटर और एनी भी नीचे गिर जाएंगे। वह ऊपर पीटर की तरफ देखता है, फिर नीचे एलियट की तरफ देखता है। विक धीरे से अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और नाइफ निकालता है। पीटर ऊपर से उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। वह कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन विक जानता था कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। वह पीटर की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि इस बार अपनी बहन को बचा लो, और फिर विक रोप काट देता है। अगले ही पल विक और एलियट दोनों नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं। एलियट की चीख कुछ सेकंड्स तक सुनाई देती है और फिर सब शांत हो जाता है। इसके बाद उन्हें बेस कैंप वापस लाया जाता है। एनी अब पीटर को पहले जैसी नफरत से नहीं देख रही थी। उसे समझ आ चुका था कि 3 साल पहले पीटर ने अपने फादर की रोप मजबूरी में काटी थी। रॉयस ने खुद अपने बच्चों को बचाने के लिए वह सैक्रिफाइस किया था। शायद पहली बार उसे लगता है कि एनी ने उसे सच में माफ कर दिया है। इसके बाद पीटर उन सभी लोगों के लिए एक स्टोन मेमोरियल बनाता है जिन्होंने इस रेस्क्यू मिशन में अपनी जान दी थी। रॉयस, विक, टॉम और बाकी क्लाइंबर्स सबकी याद में वह वहां पत्थर लगाता है। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ यह खतरनाक माउंटेन सर्वाइवल स्टोरी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।